नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक माथुर, इटर्नल हॉस्पिटल परिवार, चेयरमैन डॉक्टर समीर शर्मा, को चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मंजू शर्मा की तरफ से आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज हमारे बीच बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर DS मालिक, जो कि डायरेक्टर लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी इटर्नल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस लिए हुए हैं सर्जरीज को लेते हुए। अपन सभी जने जानते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है वो है कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक में सारी दुनिया इससे तकलीफ के अंदर है। हालांकि सभी जने, जितनी भी सरकार ने हिदायतें बताई हैं, सब जने उसको बिल्कुल तरीके से पालन कर रहे हैं और यही कारण है कि आज भारत में अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो बहुत नियंत्रित है और इसमें सारा श्रेय जाता है सारी पब्लिक को, क्योंकि गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको गाइडलाइंस ही दे सकती है, पर पालना तो आप ही को करनी पड़ती है। और साधारण सी 3 बातें मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट रेगुलर कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, अननेसेसरी मूवमेंट में नहीं जाएं और हैंड वॉशिंग। अगर इन चीज़ों का भी अपन ध्यान रखते रहेंगे तो डेफिनेटली अपन ये जो कोविड एरा है उसको अच्छी तरीके से जीत जाएंगे और अपन इससे दूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम कोविड अकेले की नहीं है। कोविड जो इन्फेक्शन हुआ है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है और इस डर की वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं उनको लोग बाग अपने घर में लिए बैठे हुए हैं और वो जब हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, एक तो उनको मन के अंदर भ्रम है कि पता नहीं मैं अस्पताल जाऊंगा तो वो इलाज होएगा या नहीं, ये भी लोगों को बड़ा भ्रम है और वो तकलीफ़ों को पाले जा रहे हैं। लोगों की कहीं इलेक्टिव सर्जरीज थी, वो अब कॉम्प्लिकेट सर्जरीज होके या इमरजेंसी सर्जरीज होके आ रही हैं। ये प्रॉब्लम बनती जा रही है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो दूसरी सर्जरीज की प्रॉब्लम हो। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती जा रही हैं, बिकॉज समय पे व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है, अपनी तकलीफ को 1-2 दिन तक हैंडल करता है केवल इस डर से कि हॉस्पिटल में जाऊंगा पता नहीं मेरा इलाज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर मलिक से पूछना चाहूँगा कि ये जो लोगों के मन में भ्रम आया है कि इस समय हॉस्पिटल में मैं जाऊँगा तो मेरा इलाज होगा या नहीं होगा, जबकि गवर्नमेंट रेगुलर कह रही है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों, छोटी छोटी क्लिनिक्स भी आज की तारीख में खुली हुई हैं, फिर भी मन में भ्रम है और आप तक पहुंचने में, वैसे तो आप रोज़ सर्जरी कर रहे हैं, पर पेशेंट्स एक्चुअल में डिले से आ रहे हैं। आपका क्या मानना है डॉक्टर मलिक? ये सही है कि जैसा आपने बताया कि लोगों में अभी एक भ्रम है और कोरोना पूरा इस टाइम पेंडेमिक है, हर देश इससे व्यथित है, हर प्राणी इससे व्यथित है और वो इतने डरे हुए हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो ये समझते हैं कि अगर मैं अस्पताल में गया तो हो सकता है कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे खुद को ही कोरोना हो जाए। इस वजह से कोई लोग निकल ही नहीं रहे। उनको काफ़ी समझाने के बाद में भी चूँकि स्थिति इतनी भयानक रूप ले चुकी है, अतः पब्लिक में काफ़ी डर बैठा हुआ है और इस वजह से वो निकल नहीं पा रहे। बड़ी मुश्किलों से वो कोशिश करते हैं तो कभी कभी अपना देशी इलाज ले लेंगे, कभी आस पड़ोस से पूछ करके कुछ इलाज ले लेंगे, लेकिन अस्पताल में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब जबकि सिचुएशन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही है, कंट्रोल होती जा रही है, गवर्नमेंट लगातार पीछे पड़ी हुई है कि आप आएँ अस्पताल में, आए आकर के इलाज कराएँ। सभी अस्पताल खुले हुए हैं, तो अब जाके थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं और अब आने का नतीजा ये हो रहा है उनका कि जो सिंपल डिजीज़ेस थी, जो हो सकता है वो 2 महीने पहले अगर आते तो साधारणतः उसका ऑपरेशन हो जाता, वो आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेने के आ रहे हैं और उनका हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। अतः इस वजह से मैं यही अगर कहूँगा लोगों से कि अपना ये भय निकालें, कोशिश करें कि जैसे बीमारी हो आप आ जाएं। यहाँ आने में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। सारे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं वो इतने सेफ़ हैं कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निर्भीक होकर के आवें और अस्पताल में इलाज कराएं। लोगों को से एक बड़ा डर है कि इस अस्पताल के अंदर तो कोविड के पेशेंट्स आते हैं या कोरोना के पेशेंट्स आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसी अस्पताल में नहीं, सारे हॉस्पिटल के अंदर या सारे समाज के अंदर कोविड के पेशेंट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 85% जो लोग बाग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स लिए हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके कोविड है या नहीं है। तो ये आप ये नहीं सोचें कि अस्पताल में जाऊंगा तो वहाँ पे कोविड के पेशेंट मिल सकते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे पेशेंट हो सकता है, पर अगर आप जो 3 बातें शुरू में बताई गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप मास्क लगा के रखें, अगर हैंड वॉशिंग करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोविड नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रख लें। दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि जितनी भी हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स रखे जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, उनका बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम है
एक सिस्टम है जहाँ से पूरे क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो जाते हैं, उनका सेपरेट वार्ड होता है, उनकी लिफ्ट्स भी अलग होती हैं, हर एक चीज़ को इसलिए रखा है कि कोविड और नॉन कोविड एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर मलिक, वैसे तो जो एब्डोमेन की अगर अपन बात करें तो एब्डोमेन को तो एक मैजिक बॉक्स की तरीके से माना जाता है कि एब्डोमेन में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि व्यक्ति को पता ही नहीं चले, पर किसी भी व्यक्ति के 2-3 चीज़ें अगर होती हैं तो उसको लगता है कि मेरे को ये तो प्रॉब्लम सर्जिकल हो सकती है, कि कहीं पे भी उसको कोई गांठ नज़र आती है, कोई स्वेलिंग नज़र आती है, या उसको लगता है कि मेरे कहीं से खून निकल गया, तो उसको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम तो डायरेक्ट सर्जन की है। तो जनरल जो प्रेजेंटेशन होता है एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को लेते हुए, वो क्या क्या होता है, जो कि आप बताएं कि ये अगर आपके किसी के सिम्टम है तो आपको तुरंत सर्जन को जाके दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि पेट तो एक मैजिक बॉक्स है, इसमें कई तरह के ऑर्गन्स हैं जो पेट के अंदर रहते हैं, और हर ऑर्गन को से वजह से कोई न कोई पीड़ा उसको होती है, और उसके लेकिन प्रेजेंटेशन उसके थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। हालांकि एक पेट दर्द जैसी ऐसी चीज़ है कि आम आदमी उसको किसी भी वजह से वो पेट दर्द बोलेगा, लेकिन जैसे वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका एग्जामिन करेगा तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किस पर्टिकुलर ऑर्गन की वजह से ये पेन हो रहा है। अगर मान लो आपको सीवियर पेन है, अगर आपको गांठ है, अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में तुरंत ही आपको सर्जन को आकर के दिखाना चाहिए, जो कि आपको जांच करके आपको बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आपको है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसका इलाज होगा। अगर जरूरत पड़ेगी सर्जरी की तो जांच करके बाकायदा सर्जरी होगी उसकी। कॉमन अगर सर्जिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, जो अगर अपन टोटल 100 प्रॉब्लम्स मान के चलते हैं, उसमें मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं? देखिए, आजकल अगर जनरल सर्जिकल थिएटर की अपन बात करते हैं तो आप मान चलो कि 17 to 20% तो हर्निया के पेशेंट्स होते हैं। जितनी भी सर्जरी होती है 17-20% हर्निया की सर्जरी हो रही है। उसके बाद अगर अपन चलते हैं तो कोलिसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की वजह से है, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है। लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स है वो इस तरीके से है कि गॉल स्टोन्स के इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इसी तरह से अपेंडिक्स का दर्द है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कॉमन है। इसी तरह से कई बार हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाता है। तो ये सारी बीमारियाँ इस तरह की हैं जो सीधे आपको सर्जन के पास आके कंसल्ट करना चाहिए, और उनके जांच करके और तुरंत ही निदान करवाना करके और उसको ऑपरेट करवाना चाहिए। डॉक्टर मलिक, आपने सबसे पहले नाम लिया हर्निया का, और हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को पता तो चल जाता है कि मेरा कोई चीज़ है जो कहीं पे निकल रही है, क्योंकि गांठ बनना शुरू हो जाती है तो दिखना भी उनको पता चल जाता है, या दर्द होता है, आपके पास आते हैं और आप कहते हो कि आपके हर्निया है। 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे। पहले तो हर्निया एग्जैक्टली होता क्या है? हर्निएशन का तो ये तो मतलब होता है, हर्निया का मतलब कोई चीज़ कहीं प्रोट्रूड हो गई, कि एक जगह से दूसरी जगह घुस गई है, तो हर्निएशन इन जनरल टर्म है। पर हर्निया क्या होता है, और कॉमन जो हर्नियाज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है? देखिए, ऐसा है, एक तो होता है कि एसिम्प्टोमेटिक हर्निया, जिससे पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको हर्निया भी है, उसे कोई मालूम नहीं कि उसको हर्निया, गांठ भी नजर नहीं आती, उसको कुछ भी नजर नहीं आया, उसको है तो उसको मामूली से उसको गांठता नहीं है, कि उसको लगता है कि तो ऐसे ही है, और कभी उसके लिए कंसल्टेशन के लिए आता भी नहीं है। लेकिन अगर वो जनरल चेकअप के लिए आता है या किसी और दूसरी बीमारी के चेकअप के लिए आता है, और उस टाइम उसको डिटेक्ट करके उसको ये बताया जाता है भैया तो ये हर्निया भी है, तो ये तो होता है एसिम्प्टोमेटिक हर्निया। बाकी और जितने भी हर्नियाज होते हैं जिनसे कि पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उसको लगता है कि मेरे को गांठ फूल रही है, या मेरे कभी दर्द हो रहा है, कभी एकदम जोर से दर्द हो गया, कभी एकदम से वजन उठाया, मैं एकदम से गांठ फूल करके बाहर आ गई, ये सिम्प्टोमेटिक हर्नियाज कहलाते हैं, जिसके लिए पेशेंट हमेशा सर्जन के पास में आता है कि सब मेरे को ये देखो ये प्रॉब्लम, गांठ नजर आती है तो सर्जन के पास जाता ही है। हाँ। ये सब सिम्प्टोमेटिक हर्नियाज होते हैं। अब हर्नियाज क्या होता है कि जिस जगह पे हर्निया होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका नामकरण हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ द हर्नियाज जो होते हैं वो आपके एब्डोमिनल वॉल में होते हैं। तो ये सब एक ग्रुप होता है एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज। उसमें रीजन के हिसाब से होता है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो गया, अम्बलाइकल रीजन में तो अम्बलाइकल हर्निया हो गया, मिड लाइन हर्निया हो गया, इधर लेटरल लाइन हर्निया हो गया, एपिजिलियन हर्निया है वो हो गया, लंबर रीजन में है तो लंबर हर्निया हो गया, अगर वो इसोफेगस के पास में है तो हाइट्रल हर्निया हो गया। लेकिन जो एक दूसरा ग्रुप है जो ग्रोइन में होता है वो ग्रोइन हर्नियाज के नाम से है,
उस ग्रॉइन हर्निया में इंग्वाइनल हर्नियाज होते हैं कॉमनली, या फिर फेमोरल हर्निया होते हैं, या कभी कभी ऑब्टुरेटर हर्निया भी आ जाता है। तो जो कॉमनेस्ट हर्नियाज हैं वो बेसिकली ग्रॉइन हर्नियाज होते हैं, जिसमें एक इंग्वाइनल हर्निया और भी ज़्यादा कॉमन होता है। दो चीज़ें डॉक्टर मलिक आपने बताई कि एक तो उसके पेन होना स्टार्ट हुए थे, एक तो ये सिम्टोमेटिक आपने बता ही दिया कि आप एग्जामिन करके बताते हो कि आप करनी है, उसको कुछ भी सिम्टम नहीं है, वो भी एक बड़ा ग्रुप आपने बताया। पर दूसरी चीज़ है कि एक पेन और एक स्वेलिंग भी, आदमी के कुछ फुलावट दिखता है तब आपके पास आता है। तो अगर अपन किसी भी हर्निया की बात करें तो पेन हल्का बहुत होता है या बहुत सीवियर पेन होता है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, या पेन आता जाता रहता है, या स्वेलिंग आती जाती रहती है? नॉर्मल केस में हर्निया के अंदर क्या किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? देखिए, साधारणतः जो हर्निया होता है इसमें पेन नहीं होता। इसमें ये सबसे क्लियर कट है कि अगर साधारण हर्निया है इसमें कोई पेन नहीं होगा। हर्निया में गांठ आती है और वो वापस अंदर चली जाती है। जैसे इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर उसका बढ़ेगा, हर्निया में एक्चुअली एक डिफेक्ट होता है एब्डोमिनल वॉल के अंदर, तो उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर के जो कंटेंट्स होता है उस हर्निया के डिफेक्ट के थ्रू प्रोट्रूड करते हैं। तो ये जो चीज़ प्रोट्रूड करती है ये तो हर्निया कंटेंट्स कहलाते हैं, और जो डिफेक्ट होता है वो वास्तव में हर्निया कहलाता है। तो दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि आम आदमी इसको पूरा हर्निया के नाम से ही समझता है। हर्निया के नाम। तो बेसिकली ये होता है इसमें कि जब कंटेंट्स अंदर आते हैं, जैसे इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा कंटेंट्स अंदर आएंगे, जैसे प्रेशर रिलीज होगा वो वापस अंदर चले जाएंगे। जैसे अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उस टाइम पे इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर मिनिमम होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सब इंटेस्टाइन्स पीछे चली गई होती है, तो पेट भी चिपक जाता है। तो उस टाइम पे हर्निया प्रोट्रूड नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं पेशेंट को भी। इवन ये एक्सटेंट तक होता है, कई बार पेशेंट आते बोलने साहब आप खड़ा होगा तभी आपको दिखेगा। खुद ही तो वो खुद भी रियलाइज करता है इस चीज़ को कि मैं जब लेट होता हूँ तो वो नहीं दिखता। तो सिंपल सा रीज़न है कि इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर जब कम होगा तो वो प्रोट्रूड नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो खड़ा होगा, बैठेगा, हंसेगा, खांसेगा, चिल्लाएगा या चलेगा, घूमेगा, तो उसकी वजह से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर उसमें बढ़ता है, तो वो कंटेंट बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाते हैं। और जैसे वो वापस लेटेगा तो प्रेशर चूंकि कम होगा तो वापस अंदर चला जाएगा। तो ये जो अंदर बाहर होने का प्रोसेस है, इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें एडिशंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बिटवीन हर्निया सैक एंड द वॉल के। तो उसकी वजह से उसमें आने जाने में रुकावट सी पैदा होने लग जाती है। तो एक्चुअली ये जो रुकावट सी होती है एडिशंस की वजह से, ये पेन फिर डेवलप करता है। तो बेसिकली पेशेंट को पेन जब होने लगता है तो उसमें एडिशंस होने लग जाते हैं। कई बार इतने सीवियर एडिशंस हो जाते हैं कि वो हर्निया वापस अंदर नहीं जा पाता, तो उस टाइम उसके ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होना शुरू हो जाती है। तो ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहलाते हैं या ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इन केसेस में फिर पेन सीवियर होता है। तो इनमें तो इतना सीवियर पेन होगा कि पेशेंट को बैठा भी नहीं जाएगा और उसको तुरंत इमरजेंसी में आकर के हॉस्पिटल दिखाना ही पड़ेगा, और इमरजेंसी में उसको डायग्नोज करके अल्टीमेटली उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के भी गांठ बन रही है जो आती जाती रहती है, जो कि हर्निया अपन ने डायग्नोज भी कर लिया, उस पेन तक का इंतजार नहीं करें, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद तो फिर आपके पास इमरजेंसी सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेके आएगी। अब इसमें दो चीज़ें आपने बताई, एक तो आपने बताया कि वॉल के अंदर लोगों के डिफेक्ट होता है, और दूसरा बताया कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बन रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत जने जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या जो एक्सरसाइज को करते हैं वो सब जने एक पेट पे बेल्ट लगा के रखते हैं, बिल्कुल टाइट बेल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़े तो क्या ये कंजेनाइटल या जन्मजात भी हो सकता है? क्योंकि लोगों के फैमिली के साथ मेरे फादर की भी हर्निया था, मेरे को भी हर्निया हो गया, मेरे भाई की भी हर्निया हो गया, कई जने इस तरीके की बातें करते हैं। या ये केवल सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है कि आपने इतना एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, या आपने एक्सरसाइज नहीं करते थे, आपकी वॉल्स जो मसल है वो उसकी टोनिंग ढंग से नहीं है, तो आपकी हर्निया ज़्यादा बनने लग गया। तो इसमें कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, या इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय सेल्फ? देखिए, ऐसा होता है, एक तो होता है कॉन्जेनाइटल हर्निया। तो जब बच्चा पैदा होता है उसको उसी टाइम पे डिफेक्ट होता है, इवन जब पैदा हुआ उसी टाइम पे डिफेक्ट है, उसी टाइम पे हर्निया है, वो तो कहलाता है कॉन्जेनाइटल हर्निया। दूसरे होते हैं वो एक्वायर्ड हर्निया होते हैं। अब एक्वायर्ड हर्निया में बेसिकली जो कॉज होता है इनका, वो ऐसा नहीं होता कि केवल इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की वजह से ही हर्निया डेवलप हो गया। इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की वजह से हर्निया बढ़ सकता है, लेकिन हर्निया हो नहीं सकता। हर्निया होने के लिए एब्डोमिनल वॉल में या तो उसको वीकनेस होगी या उसके डिफेक्ट होगा, तो ही हर्निया बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वीकनेस क्यों होती है? बेसिकली इनके जो अगर अपन टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर देखें तो कोलेजन टिश्यू होता है जो मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू कनेक्टेड टिश्यूज़ को। तो इस कोलेजन में भी कोलेजन टाइप 1 होता है, कोलेजन टाइप 3 होता है।
कोलेजन टाइप 3 जो होता है वो पतला वाला होता है, और कोलेजन टाइप जो 1 होता है वो थिक वाला होता है। तो जब टिश्यू बनता है, डेवलप होता है, पहले 3 बनता है, वो कन्वर्ट होता है कोलेजन टाइप 1। तो ये रेशियो किसी में जिसमें वो कम होता है, कोलेजन 1:3 रेशियो कम होता है, उस केसेस में यहाँ पे वीकनेस होती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में देखा गया है कि जिनके हर्नियाज होते हैं उनके अगर एक्सटर्नल ऑब्लिक शीथ से टिश्यू लेकर के अगर अपन जांच करें तो कोलेजन टिश्यू उनमें कम पाया गया है, वो वीक पाई गई। ये क्या तो ये जेनेटिक हो सिचुएशन सकता कई है बार क्या? जेनेटिक भी, हो ये सकता है। सिचुएशन कई बार जेनेटिक भी आती है। जेनेटिक भी आती है। तो कईयों को अपन देखते हैं जिनके पिताजी को भी था हर्निया था, दादाजी के भी हर्निया, उनको खुद को भी हर्निया हो गया। तो ये सिचुएशंस वो हैं जिनमें जेनेटिकली ही टिश्यू उनका ऐसा है कि उनमें कोलेजन टाइप 1 कम है। डॉक्टर मलिक, इसका मतलब जिसके फैमिलियल चल रहा है, अगर वो अपनी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग रखता है, रेगुलर उसकी टोनिंग करता है, क्योंकि एक एब्डोमन मसल ऐसी है जिसकी आदमी लीस्ट एक्सरसाइज करता है, कुछ उसकी एक्सरसाइज करता ही नहीं है, वॉकिंग कर लेगा, जॉगिंग कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, पर उससे एब्डोमन की मसल टोनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अगर रेगुलर करता है और ये ध्यान देता है कि कहीं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किसी वजह से नहीं बढ़ता, तो उसके डेफिनेटली कम चांसेस हो सकते हैं। तो जिनके फैमिली ट्रेंड्स हैं उनको इस प्रिकॉशन से कुछ फ़र्क पड़ेगा या उनके तो होएगा ही? नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट अगर वो उसको टोनिंग ऑफ मसल्स करते रहते हैं तो जो पार्ट वीक, ये मसल लेयर से वीक अगर मान लो उसमें स्ट्रेंथ आती है तो उसको फिर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो छेद क्रिएट कर दे उसके अंदर। तो अगर वो उसकी स्ट्रेंथ करता है, टोनिंग अगर वो कर लेते हैं तो वो उसको डेफिनेटली हेल्पफुल रहती है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जिनके फैमिली ट्रेंड्स हैं या जिनके खुद को लगता है कि एब्डोमेन वॉल जो है बहुत लैक्स है, टोनिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके किसी भी दिन हर्निया भी बन सकता है। अगर फैमिली ट्रेंड है तो डेफिनेटली बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर अदरवाइज भी अगर एब्डोमिनल प्रेशर हाई होगा और आपकी टोनिंग कम है तो हो सकता है कि धीरे धीरे कोई अंदर की जो आंत जो है रास्ता बनाने लग जाए। अब लेकिन अगर एक बार हर्निया डेवलप हो गया तो फिर टोनिंग उसमें हेल्पफुल नहीं फिर होगा। हेल्पफुल नहीं, फिर तो आपको फिर तो उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, करना ही स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी उसको। अब इसमें आपने बताया कि बहुत सारा पेशेंट ग्रुप होता है जो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसको आप क्लिनिकल जजमेंट पे कहते हैं। एक वो ग्रुप है जिनके गांठ तो बहुत बड़ी हो गई पर उनको ज़्यादा दर्द नहीं है। एक वो ग्रुप है जिनके गांठ तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी पर दर्द बहुत सीवियर स्टार्ट हो गया। सर्जरीज आप किस तरीके से प्लान करते हैं कि किसकी इमरजेंसी सर्जरी है या किसको टाइम दे सकते हैं कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे वो, या इसमें इलाज केवल सर्जरी ही है अगर एक बार हर्निया पूरा बन गया? ऐसा है, अभी तक ये ट्रेंड चल रहा था कि कोई भी अगर हर्निया का पेशेंट आएगा तो इलाज सर्जरी ही है। अभी लेटेस्ट एक कॉन्सेप्ट ऊपर आया है जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस हों या मिनिमल सिम्प्टोमेटिक केसेस हों, उनमें हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और ये कहलाता है वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल, रेगुलर टच में रहना है वॉचफुल डॉक्टर वेटिंग के। का मतलब है कि वेट कर रहे हैं अपन, लेकिन हमारी कांस्टेंट वॉच उसके ऊपर है कि ऐसा नहीं हो कि किसी दिन उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाए फिर भी हम वॉच ही करते रहे उसको। वॉच। तो उस कंडीशन में जाते ही उसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें कई बड़ी बड़ी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हुई है, कि जो नॉर्थ अमेरिकन ट्रायल हुई है, एक यूके ट्रायल हुआ है, और इनमें ये देखा गया है कि जो लॉन्ग ईयर्स में जाकर के 7, 8, 10 साल की स्टडीज़ के बाद में भी केवल 1 to 2% केसेस में स्टेबुलेशन होता है, जो कि बहुत कम है। बहुत कम। तो इस तरीके से साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है, और आजकल जो यूरोपियन हर्निया सोसाइटी की उसकी गाइडलाइंस भी है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक हर्निया है तो उसके लिए वॉचफुल वेटिंग एक सेफ प्रोसीजर है, वो अपन कर सकते हैं। और वो डॉक्टर की नज़र में रहना जरूरी है। वॉचफुल का मतलब ये है कि वो डॉक्टर की डॉक्टर की नज़र में नज़र है, में। और उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसको तुरंत ऑपरेट करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को जिंदगी में हर्निया है और अगर उसकी उम्र अभी 10-20 साल बाकी है, तो 10-20-25 साल के बाद तक जाते जाते आप ये मान के चलो कि 70% to 80% केसेस में आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। अतः अल्टीमेटली तो आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, लेकिन यह कि टाइम बिंग आप अगर आपकी सिचुएशन अभी नहीं सी आपको ऑपरेट नहीं करना तो अपन उसको डेफिनेटली वॉचफुल वेटिंग में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया तुरंत मैं कह दूँ कि हर्निया नहीं तो या तो ऑपरेट करवा लें, वो चीज़ नहीं, अब नहीं है। अब नहीं, तो इसका मतलब लेकिन ये है कि अगर हाँ, लेकिन अगर उसको पेन है, सीवियर पेन है, तो ऐसे केसेस में ये हर्निया एक्सीडेंट्स कहलाते हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो के स्ट्रेंगुलेट होने की संभावना रहती है। अगर इस बार स्ट्रेंगुलेट हो गया तो उसमें आंतों की जो ब्लड सप्लाई वो कम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स गैंग्रीन हो जाती है, और इसी की वजह से उसको सीवियर पेन होता है। तो ऐसे केसेस को तो बिल्कुल आपको इमरजेंसी के लेवल पर ही उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसमें अपन ढिलाई नहीं दे सकते। क्योंकि ये
लोग बाग ज़्यादातर मानते हैं कि भाई मैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या दवाइयाँ किसी तरीके से काम चलाऊँ, वो इसमें कोई भी उसका कारगर कोई नहीं। कारगर नहीं। डॉक्टर मलिक, अब तो खैर आप बहुत लेटेस्ट तरीके से सर्जरी कर रहे हैं, पर आपका भी एक्सपीरियंस 40-50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। शुरू में हर्निया का एक बड़ा लोगों के में डर था कि एक बार हर्निया की सर्जरी हुई तो उसकी रिपीटेड सर्जरीज होती थी, और लोगों ने देखा था, मैं बात कर रहा हूँ 2-3 दशक पहले की अगर बात कर रहा हूँ, तो जो रिकरेंस ऑफ हर्निया था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। आज की तारीख में सर्जरी में क्या क्या एडवांसमेंट आ गए हैं जिससे उसका रिकरेंस या कॉम्प्लिकेशंस कम होते जा रहे हैं, और क्या जितने भी और जो हर्निया आप ऑपरेट करते हैं ये ओपन सर्जरी के हिसाब से करते हैं, या क्योंकि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, लेप्रोस्कोपी से ही ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं? ऐसा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे साइंटिफिक एवोल्यूशंस बढ़ते जाते हैं, टेक्निक्स अच्छी से अच्छी होती चली जाती है। पहले जब हर्निया का ऑपरेशन होते थे, सिंपल टिश्यू रिपेयर हुआ करती थी, जिसको बेसिनीज रिपेयर के नाम से था, और बेसिनीज रिपेयर, बेसिनी वाज सपोज्ड टू द फादर ऑफ गॉडफादर ऑफ हर्निया सर्जरी। तो उन्होंने जो रिपेयर किया वो टिश्यू रिपेयर किया, कि जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को टिश्यू को रिपेयर करके क्लोज कर दिया, जहाँ पे ओपनिंग हुई है उसी को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ये टिश्यू रिपेयर कहलाती है। लेकिन उस टिश्यू रिपेयर में क्या हुआ, जब दो टिश्यूज को आप पास पास में लाएंगे तो नेचुरली उसमें टेंशन बढ़ेगा। तो ये सब टेंशन रिपेयर्स होती थी, और इन टेंशन रिपेयर्स में रिकरेंस की संभावनाएं कंपैरेटिवली ज़्यादा होती थी। इवन कि कुछ कंडीशंस में तो 10 to 20% होते थे रिकरेंस, लेकिन कुछ स्टडीज़ में इवन अप टू 30 to 40% रिकरेंस भी इसमें पाई गई। तो ये बिल्कुल सही था लोगों का, जो 30 साल पहले नाम था। तो उस टाइम पे केवल टिश्यू रिपेयर हुआ करती थी। लेकिन 1950 में जाकर के अशर जो सबसे पहले मैश लेकर आया, प्रोटीन मैश, और जब से मैश रिपेयर करने लगा तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि टेंशन फ्री रिपेयर होने लगी। ओपन हर्निया सर्जरी थी लेकिन टेंशन फ्री रिपेयर थी। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि उस डिफेक्ट को क्लोज नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर से एक पैच लगा करके, मैश का पैच लगा करके उसको स्ट्रेंथन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये मैश रिपेयर कहलाने लगी, यानी हर्नियोप्लास्टी। जो टिश्यू रिपेयर होती थी दैट इज हर्नियोग्राफी, और जो मैश लगा के रिपेयर करने लगे दैट इज हर्नियोप्लास्टी। मतलब इसमें प्लास्टिक रिपेयर हो गई, मतलब प्लास्टिक सर्जरी हो गई एक तरीके के, छेद को बंद कर दिया अपन ने। तो इसकी वजह से रिकरेंस रेट काफ़ी कम हो गई। तो इवन जो लिस्टेंसिस रिपेयर है, जो कॉमनेस्ट ओपन रिपेयर की जाती है आज की तारीख में भी, एंड इवन आज की तारीख में भी गोल्ड स्टैंडर्ड है सर्जरी में, हर्निया की सर्जरी के लिए, उसमें रिकरेंस रेट आपकी लेस देन 1% हो गई। तो नेग्लिजिबल। जो रिकरेंस रेट पहले टिश्यू रिपेयर में 20 से 30% होती थी ऑन एन एवरेज, वो अब जाकर के लेस देन 1% हो गई। लेकिन इसमें भी जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता था मेनली कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन का, कईयों को आपने सुना होगा कि ऑपरेशन करवाए में तो दर्द रहता है, खिंचाव सा होता रहता है। तो ऐसे केसेस में 10 to 15% केसेस में पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, लेकिन उसमें 4 to 8% केसेस ऐसे होते हैं कि लाइफ स्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाती है, इतना सीवियर पेन होता है। तो ये पेन बेसिकली होता है कि जब मैश को सूचर फिक्सेशन करते हैं तो उस लेवल पे जो भी नर्व एंडिंग्स उसमें आ जाती है, तो या तो सूचर फिक्सेशन में नर्व एंडिंग्स आ गई तो उसकी वजह से उसको नर्व इरिटेट होते हुए पेन हो जाएगा, या जो फाइब्रोसिस होता है वहाँ पे उसमें नर्व एंडिंग्स आ गई तो उसकी वजह से पेन होता रहेगा। तो सूचर फिर रिपेयर्स होने लगी उसमें। तो कई रिपेयर्स ऐसे आई, जैसे राइट स्टोपाज है जिसने कि प्री पेरिटोनियल रिपेयर पैच शुरू की, उसके बाद से प्री पेरिटोनियल स्पेस में जाके मैश लगाने लगे। तो ऐसे केसेस में फिर वो पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी काफी कम हो गया, एडवांसमेंट इसमें बढ़ता गया। लेप्रोस्कोप का कितना यूज? तो ये तो ओपन सर्जरी का पार्ट हुआ कि जिसमें अगर आप प्री पेरिटोनियल स्पेस में मैश लगाए, जैसे मैं पर्टिकुलर जो मैश लगाता हूँ या में प्रोफ्लो मैश लगाते हैं, तो वो एक फ्लावर टाइप मैश होती है, उसमें नीचे डिस्क होती है। तो वो बेसिकली जो डिस्क जाती है वो तो जाती है प्री पेरिटोनियल स्पेस में, वहाँ पे कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती। तो जब स्पेस बनाते हैं तो कोई नर्व इरिटेट नहीं होती, जितने भी नर्व होती है सब एंटीरियर स्पेस में होती है। तो उस स्पेस को हमने अवॉइड कर दिया, उसमें कोई डिसेक्शन नहीं किया, और जो उसका फ्लावर पार्ट होता है वो डाल जाता है डिफेक्ट के अंदर। तो डबल प्रोटेक्शन होकर के रिकरेंस भी कम हो गया और पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी निल हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली 1990 के आसपास से ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब से आई तब से ये डेवलप होने लगी
इसमें भी जो रिपेयर करते हैं वो मैश एक्चुअली वही प्रीपेरिटोनियल स्पेस में लगाते हैं। और इसका जो मेन एडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का वो ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता। दूसरा, आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, आप काम पे जल्दी जा सकते हैं। तो इसलिए ये सर्जरी धीरे धीरे आजकल पॉपुलर होती चली जा रही है। लेप्रोस्कोपिक हाँ, पर उसमें भी प्रोसीजर वाइज मैश तो लगना ही लगना है। मैश तो लगना ही लगना है, बिना मैश के तो रिपेयर है ही नहीं। है ही नहीं। लेकिन अभी एक लेटेस्ट और चल रहा है, जैसे मैं भी लास्ट टाइम लास वेगस में था अमेरिकन एनर्जी सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे इवन टीवीज में ऐड आ रहे थे। क्या ऐड आ रहे थे कि अगर आपको मैश की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप तुरंत हमारे पास आ जाए, हम आपके लिए केस लड़ेंगे, हम आपको दिलवाएंगे उसका। और तो अब ऐसी सिचुएशन आती रहे कि लोग आज कुछ ये भी सोचने लगे कि ऐसा कहीं विदाउट मैश ही अगर अपन रिपेयर अच्छा कर सकते हैं तो करें। कोई भी फॉरेन हाँ, मटेरियल नहीं कोई रहे। फॉरेन मटेरियल नहीं है, क्योंकि मैश अगर है तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ मैश की रिएक्शन भी होती है। एज ए फॉरेन बॉडी है, उसकी बॉडी मान लो एक्सेप्ट करे नहीं करे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना तो रहती है डेफिनेटली, हालांकि होते बहुत कम है। लेकिन जब से मेडिको लीगल इश्यूज बढ़ने लगे हैं तो ये एक एस्पेक्ट भी है जो अब सोचना होगा। और कुछ रिपेयर्स ऐसी आई है, जैसे अभी डसार्डा रिपेयर एक नई आई है जो अपने डॉक्टर डसार्डा है पुणे में, उन्होंने अपनी रिपेयर चलाई, उसमें वो मैश नहीं लगाते, लेकिन वो एक्सटर्नल ऑब्लिक को इस तरह से डिसाइड करके लगाते हैं कि उसी की एक स्ट्रिप अलग से बन जाती है जो कि मैश का काम करती है, खुद ही की बॉडी का पार्ट है, इसलिए हाँ। उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होती, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। डॉक्टर मलिक, ये जो आपने बात की मैश की, जैसे कोई भी सर्जरी होती है जब उसमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है तो ऐसा होता है कि इस मैश को हटा के भी दोबारा मैश भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर मान लो मैश में इन्फेक्शन है तो उस मैश को इन्फेक्शन को निकालना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे आप दोबारा मैश नहीं लगा सकते। थोड़ा टाइम बाद हाँ। आप वापस से उस टाइम तो आपको सिंपल रिपेयर ही करनी पड़ेगी। अगर मान लो फिर से होता है तो फिर इस केस में जाके लगाते हैं, क्योंकि एक बार अगर मैश इन्फेक्ट हो गई तो इन्फेक्टेड रीजन में ये फिर मैश नहीं लगाई जाती। ऐसे कंडीशन में बायोलॉजिकल मैशेस का जरूर डेफिनेटली कुछ रोल है, लेकिन बायोलॉजिकल मैशेस में भी एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लाखों रुपए की मैश रिसर्च भी आती है। दूसरा, फिर उसमें जब वो बायोलॉजिकल मैश थोड़े टाइम बाद डिसॉल्व हो जाती है तो उसमें रिकरेंस की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है कि आज तक बायोलॉजिकल मैश हालांकि पिछले कई सालों से चल रही है लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। तो ये एक मैश जरूर ऐसी है जो कि हम कंटामिनेटेड एरियाज में उसको लगा सकते हैं, टिश्यू को पार्ट टाइम एक स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। पर आजकल जिस तरीके से ओटीज हो गए हैं, जिसलिए हाईली सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसका स्टरलाइजेशन होता है, तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, मिनिमम, ऑलमोस्ट नील सी है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि अगर हर्निया सर्जरी हुई है तो यू आर ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंट कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन। और इसी वजह से एक्चुअली जो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दिया करते हैं, हाँ, तो वो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, EHS की गाइडलाइंस है, उसमें ये है कि जिस सिचुएशन में आपकी इन्फेक्शन रेट इफ इट इज लेस देन 5% तो आपको इवन प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक भी देने की आवश्यकता नहीं है। स्टरलाइजेशन पे ध्यान दो, अपना इन्फेक्शन रेट कंट्रोल करो। अगर लो रिस्क पेशेंट है, इन्फेक्शन रेट हॉस्पिटल की कम है, लेस देन 5% है, तो कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको उसको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक भी दें। लेकिन अगर आपकी इन्फेक्शन रेट मोर देन 5% आती है, या फिर सीरियस केसेस होते हैं, या जो लो रिस्क केसेस, हाई रिस्क केसेस होते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी ऑपरेट करें, कोई स्टेरॉइड्स पे है, किसी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, ओल्ड एज है ज़्यादा, तो ऐसे केसेस में फिर आपको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए। मतलब इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अगर आपके हर्निया है तो बिल्कुल घबराए नहीं। इसका ऑलमोस्ट 100% जिस चीज़ का रिजल्ट है, बहुत ही ऐसी कम सर्जरी होती है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ऑलमोस्ट 100%, 99% से ज़्यादा पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होगा। ठीक तो आप हो गई, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या तकलीफ की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इतने एडवांसमेंट हो गए, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या से कर देते हैं तो उसका मिनिमम हैंडलिंग है, स्टरलाइजेशन बढ़िया है। तो जो बात जो जहाँ से मैंने शुरू की थी वो मैसेज के रूप में बेसिकली यही था कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को है तो इस कोविड एरा में ये नहीं सोचे कि मेरे जब पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय की जो रेट जो आएगी, जो अभी मैं डॉक्टर मलिक से पूछा जाऊँगा, जो व्यक्ति कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो एक आदमी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया लेके आता है, आंत रुकी गई, आंत फट गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो डेफिनेटली उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अगर वो, आपका क्या मानना है कि अगर इस तरीके से कोई गलती करे तो क्या हो सकता है? जितने भी स्ट्रैंगुलेटेड हर्नियाज होते हैं ये सब इन्फेक्टेड होते हैं,
और इनमें ज़्यादातर केसेस में आप मान चलो कि इंटेस्टाइन गैंग्रीन हो जाती है तो उसका रिसेक्शन एनास्टोमोसिस भी करते हैं। तो जब रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करते हैं तो पोटेंशियली इन्फेक्टेड पार्ट वैसे ही हो गया वो, वैसे एज सच स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया भी पोटेंशियली इन्फेक्टेड माना जाता है। इसलिए ऐसे केसेस को जब ऑपरेट हम करते हैं तो दो पार्ट में इसका ऑपरेशन होता है। एक पार्ट तो होता है कि इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करना, कि जो गैंग्रीनस इंटेस्टाइन उसको रिसेक्ट करके उसको रीएनास्टोमोसिस करना। तो आपने एक पार्ट निकाल के मतलब एक उसको रिपेयर किया तो एक वैसी कॉम्प्लिकेशन होने की तैयारी हो रही है। डबल सर्जरी तो वैसे ही होगी, डबल सर्जरी तो वैसे ही उसकी वजह से वैसे भी इन्फेक्शन रेट कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ गई। तो दूसरा क्या हो गया, जब एक तो इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, दूसरा हर्निया का रिपेयर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में मैश नहीं लगाई जाती, उसको फिर सिंपल रिपेयर ही करना पड़ता है, तो हर्नियोग्राफी ही करनी पड़ेगी। और जब प्लेन हर्नियोग्राफी करते हैं तो नेचुरली जो रिकरेंस के चांसेस है वो कंपेरेटिवली बढ़ जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अभी इस टाइम पे कोई मैश नहीं लगाएंगे। अगर मान लो ये रिकरेंस होके आता है बाद में कभी उसके बाद तो उस कंडीशन में फिर एज ए फ्रेश केस ऑफ रिकरेंट हर्निया हम ऑपरेट करेंगे और उसमें मैश लगा देंगे। अननेसेसरी आप सिंपल सी चीज को आप कॉम्प्लिकेट करके और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक, क्योंकि आंतों का पार्ट कट के और आप एनास्टोमोसिस हो रहा है तो उसमें लीकेज या कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सजेस्टेड है कि आप समय पे अगर इलाज कराएं तो बेटर है। एक दूसरी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आपने एसिम्प्टोमेटिक हर्निया की बात की, वो एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। लोगों ने किसी भी वजह से सोनोग्राफी कराई और उनको पता चला कि गॉल स्टोन्स हैं या पित्त की थैली के अंदर फतरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फतरी जब भी आती है लोगों को लगता है कि ऑपरेशन तो हो गई, क्योंकि किडनी स्टोन में तो फिर भी लोगों को कई तरीके की थेरेपीज मान के चलते हैं कि निकल भी जाती है, छोटे स्टोन होते हैं और कई तरीके की थेरेपीज चाहे वो होम्योपैथी हुए कहीं भी कारगर काफ़ी रहती है। पर गॉल स्टोन्स का मतलब है कि वो स्टोन्स की तो सर्जरी आगे पीछे होनी है। आज गाइडलाइंस के हिसाब से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस जने को एसिम्प्टोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से गॉल स्टोन्स नज़र आते हैं क्या करना चाहिए? डॉक्टर को तो दिखाना ही है, वो तो एब्सोल्युटली क्लियर है, डिसीजन उनका है। और नॉर्मल केस के अंदर सर्जरी पे आप किस समय लेते हैं ऐसे केसेस को? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि पहले की जो थिंकिंग थी वो तो ये थिंकिंग थी कि अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स है तो पेशेंट जाता है, कोएक्स के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, कहता है ठीक है पढ़ाने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है और लेटेस्ट जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं केसेस को, उसके हिसाब से ये है कि अगर आपके गॉल स्टोन्स है तो आपको इमीडिएटली उसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए, फ़ायदा उसी में। कारण क्या है कि जब तक स्टोन पड़ा है कोई इशू नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं वो कई बार ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो कि आपको बाद में जाकर के बहुत भारी पड़ते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है अगर अपन स्टोन्स को टाइमली ट्रीट नहीं कराएं तो हर एक स्टोन होता है जो बनता है पहले छोटा बनता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। बाइल बनता अपना लिवर में है, थ्रू हेपेटिक डक्ट्स आता है, कॉम्प्लेक्स डक्ट आकर के गॉल ब्लैडर में आता है। यहाँ पे बाइल स्टोर्ड रहता है प्लस कंसंट्रेट होता है। बाइल का इतना ही काम है गॉल ब्लैडर का कि स्टोरेज ऑफ बाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। कंसंट्रेटेड बाइल वापस उसी रास्ते जाता है, नीचे सीबीडी के थ्रू होता हुआ डुओडेनम में आता है, जहाँ पे अपने फैटी चीज़ों के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये पैसेज ओपन है, बाइल लिवर से बन करके डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से कंसंट्रेटेड बाइल वापस उसी रास्ते से सीबीडी के थ्रू होता हुआ डुओडेनम में जाता है। तो पेटेंट पैसेज है। स्टोन इसके अंदर फ्लोटिंग कर रहा है, फिक्स तो है नहीं स्टोन। तो इस स्टोन की पूरी संभावना है कि बाइल के साथ साथ में कभी भी वो नीचे जाके जा सकता है। तो अगर वो एक भी बाइल स्टोन नीचे आ गया तो जो सीबीडी का ओपनिंग है डुओडेनम में वो बहुत छोटी होती है, तो वो जाकर के वहाँ अटक जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज कर देता है, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करें या पेनकिटाइटिस की बात करें, अगर कॉमनेस्ट कॉज माना है तो गॉल स्टोन्स ही है। गॉल स्टोन्स ही है। इवन स्लज होती है उस स्टेज पे भी पेनकिटाइटिस तक कर देती है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। ऐसे ही तो अब इस कंडीशन में अगर हम स्टोन नहीं आता उससे पहले उस पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो 2 या 3 दिन में पेशेंट ऑपरेट करवा कर अपने घर चला जाता है। लेकिन अब चूंकि स्टोन नीचे आ गया तो उस कंडीशन में कोलेसिस्टेक्टमी तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी निश्चित रूप से, लेकिन उससे पहले इस स्टोन को ट्रीट करना पड़ेगा। इसके लिए ERCP उसकी करवानी पड़ेगी पहले। तो कहने वाले 2 प्रोसीजर हो गए, डबल तकलीफ हो गई, खर्चा बढ़ गया और कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब ERCP में भी जरूरी नहीं कि 100% केसेस में वो स्टोन ERCP से बाहर आ जाए, कई बार टाइट फंस जाता है वहाँ पे तो ERCP नहीं निकाल पाता।
तो फिर उसमें जाकर के सीबीडी को खोलना पड़ता है, कॉरिडोर को लिथोटमी करनी पड़ती है, अननेसेसरी तो प्रोसीजर। अननेसेसरी के टाइम बढ़ गया, मॉर्बिडिटी बढ़ गई, पेशेंट के खर्चे बढ़ गए, पेशेंट के घर वालों की परेशानी बढ़ गई। तो इतनी सारी परेशानियां नहीं होती अगर हम टाइमली इसको ऑपरेट करवा चुके होते थे। गाइडलाइंस दूसरा- यही कहती हैं कि अगर समय पे सर्जरी कराना ही समझदारी है, सिम्टम्स की वेट नहीं करें। दूसरा जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि स्टोन के बार बार के गॉल ब्लैडर वॉल को जो इरिटेट करता रहता है उससे कॉलिसिस्टाइटिस उसमें डेवलप हो जाती है, वॉल थिकन हो जाती है। जब ये हो जाएगी तो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब जा जाके उसके ऊपर चिपकने पड़ जाते हैं, ये सब एडिशंस कहलाते हैं। तो एडिशंस इतने, जैसे अभी हमने 3 दिन पहले ऑपरेट किया था यहाँ पे, उसमें स्टोमक भी जाकर के ड्यूडेनम, उसमें गॉल ब्लैडर चिपक गया था, ड्यूडेनम भी चिपक गया सूजा हुआ पार्ट है था, वो तो ट्रांसवर्स कॉलम भी चिपक गया था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे गॉल ब्लैडर तो बीच में फंस गया, तो चारों तरफ स्ट्रक्चर चिपक गए उसके। अब हमें जब ऑपरेट करना होता है तो निकालना तो हमें गॉल ब्लैडर है, सब कुछ उससे देखना पहले सब पड़ेगा, चीज़ों को स्ट्रक्चर्स को हमें डिसेट आउट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो हो भी ऐसे सकती है। केसेस में सीबीडी की चूंकि वॉल बहुत थिन होती है तो सीबीडी की इंजरी काफ़ी कॉमन होती है। और अगर सीबीडी की इंजरी होगी मान लो बाई चांस, तो उसको रिपेयर करने के लिए अलग से फिर बाईपास सर्जरी उसकी करनी पड़ेगी, हेपेटिकोजेजनोस्टमी करनी पड़ेगी या ड्यूडेनोस्टमी करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा तो ऑपरेशन सिंपल तो सा आपने कि कॉम्प्लिकेट आपने कर अपने से कॉम्प्लीट कर लिया केवल इसलिए कि आपने टाइम पे उसको ऑपरेट नहीं करवाया। लिया, अंत बंद तो होना ही है। ऐसे ही इसमें कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से कैंसर गॉल ब्लैडर भी डेवलप हो जाता है। तो बेसिक जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो काम आज अपन सिंपल वे में करवा सकते हैं, 2 से 3 घंटे में ऑपरेट करवा के घर जा सकते हैं, उसके लिए आपने लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को पालना है, वो समझदारी नहीं है। बिल्कुल सही बात की आपने। पर लोगों को एक ही मन में भ्रम रहता है कि मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया, चलो लेप्रोस्कोपिक से आपने दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज़ की शुरू रहती है। पर उसको लगता है कि मेरा अगर गॉल ब्लैडर या एक पार्ट, उसके लिए तो गॉल ब्लैडर एक पार्ट है, पूरा हैवी पार्ट है। भले आपने तो उसे बता दिया कि बाइल को स्टोर ही करता है, तो उसको लगता है कि फिर मेरे ज़िंदगी भर पेट के अंदर तकलीफ़ें बनी रहेगी। तो क्या क्या छोटी मोटी तकलीफ़ें हो सकती हैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद, और उनको अपन कैसे ध्यान रखें तो वो उन कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम से अपन दूर रह सकें। देखिए ऐसा है, अभी मैंने जैसे बतलाया आपको कि बाइल बनता लीवर में, गॉल ब्लैडर में नहीं बन रहा बाइल, बनता लीवर में, थ्रू डक्ट्स वो आता है गॉल ब्लैडर में, वहाँ पे केवल स्टोरेज होता है, कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड बाइल वापस जाता है थ्रू सीबीडी ड्यूडेनम में। तो बनता लीवर में, फंक्शन उसका ड्यूडेनम में, गॉल ब्लैडर में कहीं कोई फंक्शन नहीं, ये तो एक बीच का एक तो स्टोरेज। बीच का स्टोरेज है ये तो। हाँ, तो अगर हम खाना है इसको, किसी जगह अगर हम पे। इसको निकालते हैं तो हम इसको सिस्टिक डक्ट पे क्लैंप करके और इसको निकाल देते हैं। तो निकालने से क्या होगा अल्टीमेटली कि बाइल बन रहा लीवर में, जो आके के जो बाईपास के थ्रू इधर गॉल ब्लैडर में जाया था वो इधर नहीं जा करके वो सीधा Direct जा करके ड्यूडेनम में चला जाएगा, वहाँ पे वो एक्ट करेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा इससे कि वो केवल कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा वहाँ पे, दैट इज ऑल। तो बेसिक चीज़ समझने के कहने का मतलब है कि जो लाइफ स्टाइल आपकी आज है वही लाइफ स्टाइल आपकी गॉल ब्लैडर ऑपरेशंस के बाद में रहेगी। जो खाना आप आज खा पा रहे हैं सेम खाना आप बाद में भी खा पाएंगे, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह के कोई परेशानी नहीं होती बाद में, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने के बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। भाई बाइल जो बन रहा है वो वैसे भी आंत में हाँ, जाना और वैसे भी आंत में अल्टीमेटली जाना वही काम एक्शन तो वही उसका वही करेगा, है। काम वही है। बिल्कुल सही बात की। तो इसके दिमाग में किसी भी व्यक्ति को रखना नहीं चाहिए कि मेरा गॉल ब्लैडर हट गया तो मेरे को तकलीफें बढ़ जाएगी, कोई नहीं बढ़ेगी, बल्कि उससे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो कि कई बीमारियां, हमने तो एक पेनकेटाइटिस की है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करी, कई तरीके की तकलीफें वो स्टोन आगे पीछे आपको दे सकते हैं। डॉक्टर मलिक, ये क्योंकि दोनों बहुत कॉमन सर्जरीज के बनने बारे में चर्चा की, पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है ओबेसिटी एंड हर्निया का क्या रिलेशन है? क्योंकि आज ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, टोनिंग की अपन शुरू में बात की, लोग बाग नहीं करते। ओबेसिटी का और हर्निया का भी कोई लेना देना है क्या? देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर्निया का जो डिफेक्ट होता है वो एब्डोमिनल वॉल में वीकनेस होती है पहले, उसको वो फिर डिफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जितनी ओबेसिटी होगी उतनी स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स होगी, जितनी स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स होगी उतनी वीकनेस उनकी बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि ओबेसिटी की वजह से अंदर भी, जो पेट के अंदर भी ओबेसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम भी फैटी लेडर हो जाता है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी उससे बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जाकर के जो हर्निया बाद में डेवलप होता है वो थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो एक रिस्क फैक्टर मान के एज ए रिस्क फैक्टर
कि ये जो पाइल ड्राइवर काम करता है कि ओबेसिटी अगर है आपको तो हर्निया जल्दी डेवलप हो जाएगा। और अगर सर्जरी बस। वो एक ओबीस पेशेंट को करते हैं या लीन दिन में करते हैं, आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट में भी फर्क पड़ता है क्या? अब सर्जरी अगर हम ओबीस पेशेंट में करेंगे तो मैंने बताया कि आपको जितनी स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स होगी उतनी वो वीक मसल्स होगी। तो हर्निया की जब रिपेयर करेंगे तो रिपेयर किसको करेंगे? जो डिफेक्ट होगा उसको रिपेयर कर देंगे। बाकी की जो एब्डोमिनल वॉल है सराउंडिंग एरिया में वो तो वैसे वैसे वीक पड़ी रहेगी, तो धीरे धीरे जाकर बिल्कुल पेचुलस एब्डोमेन आपका हो जाएगा। हाँ। इसीलिए अगर कोई भी मॉर्बिड ओबीस पेशेंट है या हाईली ओबीस सुपर ओबीस है तो हम उसको पहले ये एडवाइस करते हैं कि भैया पहले आपकी ये ओबेसिटी कम करो, वजन उसके बाद अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि रिकरेंस की संभावना कम रहेगी, अदरवाइज उसमें रिकरेंस की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 2 कि ओबेसिटी की वजह से फैटी लेयर ज़्यादा होगी, जितने फैट को डिसाइड करेंगे उतना फैटी नेक्रोसिस होता है, बाद में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हीलिंग प्रॉब्लम ओबीस healing में रहती problem रहती है बिकॉज ऑफ फैटी लिवर्स। डॉक्टर मलिक, ये तो अपन ने सारी बीमारियों के बारे में चर्चा कर ली, पर बात वहीं पे आ गई कि आज कोविड एरा के अंदर आपके पास कोई पेशेंट आता है, इमरजेंसी की बात अलग है। इमरजेंसी में तो अपने लिए जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं वहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं है, पहला है कि पेशेंट को ट्रीट करो, उसकी लाइफ सेव करो। पर एक इलेक्टिव सर्जरी के लिए व्यक्ति आता है, क्योंकि जो शुरू में बात की थी, भ्रम लोगों को यह है कि मैं इस सर्जरी को कराने के लिए अभी जाऊं तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। आप लोग किस तरीके से पेशेंट्स को रख रहे हैं, प्रोटोकॉल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब जनों को मैं चाहता हूं आप बताएं, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े कि आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए घर नहीं बैठे, आप आके सर्जरी आराम से करा सकते। देखिए, मैंने शुरू में एक चीज़ बताई थी कि हमारे यहाँ का जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का जो प्रोसेस है प्लस जो प्रोटोकॉल है वो इतना अच्छा है कि किसी को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है, जैसे कोई भी पेशेंट आया हॉस्पिटल में किसी भी डिजीज़ के लिए आया तो हमारे यहाँ एक स्क्रीनिंग सेल बना रखा हमने बाहर, तो कोई भी पेशेंट आएगा, इवन उसका अटेंडेंट भी आएगा, तो उसको उस स्क्रीनिंग के थ्रू पास होना पड़ेगा। अगर उसको ILI लाइक सिम्टम्स हैं तो उसकी चैनल दूसरी हो जाएगी। अगर उसको ILI लाइक सिम्टम्स नहीं है और केवल सर्जिकल डिजीज़ है या सिंपल डिजीज़ है तो उसकी चैनल दूसरी हो जाएगी, तो वो आके सीधा आ जाएगा। अब अगर हम उस पेशेंट को ऑपरेट करना चाहते हैं, जैसे हर्निया ही है फॉर एग्जांपल, या और किसी चीज़ के लिए हमें ऑपरेट करना है, और फॉर दैट मैटर कि किसी भी तरह की सर्जरी उसके इसको करनी है, तो उस केस में हमें पहले कोरोना को टेस्ट करवाना ही करवाना होगा, ताकि हम डबली श्योर हो जाए कि हम किसी कोरोना केस को तो हैंडल नहीं कर रहे हैं। ये सिम्टोमेटिक ज़्यादा ही है, क्योंकि आजकल 80% केसेज ऑफ कोरोना के वो भी एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, तो उस चीज़ को कंफर्मेशन करने के लिए हमें उसको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर हम उसको कोरोना टेस्ट करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे 5th फ्लोर को एक अलग से आइसोलेट किया हुआ है, जिसको बायो आइसोलेशन वार्ड एंड ICU दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे। तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कोरोना टेस्ट का सैंपल उसका चला जाता है, जैसे ही 4-6 घंटे बाद में उसकी रिपोर्ट आती है, अगर वो रिपोर्ट निगेटिव आई है, अगर पेशेंट ILI सिम्टम्स नहीं है, अगर उसकी एक कोरोना पर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो हम उसको फिर नीचे शिफ्ट करके बाकी के इन्वेस्टिगेशंस करके फिजिशियन से फिटनेस लेंगे, एनेस्थेटिस्ट से फिटनेस लेंगे। जब सब तरह से फिटनेस मिल जाएगी तो हम पेशेंट को कन्विंस करेंगे, भैया देखते हैं ये पोजीशन है, अब हम इसको ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जब पेशेंट कंसर्न देगा तो फिर हम उसको ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से किसी का कोई मिक्सचर नहीं होता कि कोई कोविड पेशेंट है या कोई नॉन कोविड है उसको हमने मिक्स कर दिया, ऐसा कहीं कुछ सेफ्टी नहीं है। डॉक्टर मलिक, इसका मतलब अगर उसको ILI लाइक सिम्टम्स थे थोड़े बहुत भी, तो उस कंडीशन में फिर हम कोरोना के डबल टेस्ट करवाते हैं, सेकंड सैंपल भी उसको भिजवाते हैं, ताकि हम डबली श्योर हो जाए कि हम किसी कोरोना टेस्ट को हैंडल नहीं करें। क्योंकि बेसिकली पेशेंट की सर्जरी हम सबसे पहले देखते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हम हमारी खुद की सेफ्टी प्लस स्टाफ की सेफ्टी प्लस OT की सेफ्टी, अगर मान लो एक भी केस OT में हमने ऑपरेट कर दिया तो मेरा तो OT पूरा सील करना पड़ जाएगा। इसलिए हम पहले से डबली श्योर होना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके के कोरोना टेस्ट के नहीं ले रहे और तभी जाकर के हम सर्जरी कर रहे हैं। प्लस आज तक हमारे यहाँ पे कोई भी कोरोना का कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये भी हमें श्योरिटी देता है कि हमारे हॉस्पिटल पूरी तरीके से सेफ है और हमें इसमें प्लांट सर्जरी को स्टार्ट कर देना चाहिए, और हमने कभी भी दी प्लांट सर्जरी, लेकिन सारी प्रिकॉशंस के साथ में। मतलब इसमें जो डिफरेंस आया वो अगर मैं मान के चलता हूँ, जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, जिसके कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है, वो केवल 4-6 घंटे की उसकी डिले है। ये कोविड की रिपोर्ट तो 6 घंटे में आ जाएगी, बाकी सारा प्रोटोकॉल तो सेम है, वही एनेस्थेटिक चेकअप, लेंथ ऑफ स्टे में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4-6 घंटे, जैसे हम यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम फर्स्ट डे एडमिट करते हैं, पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिजिशियन से फिटनेस लेते हैं, जरूरत के हिसाब से कार्डियोलॉजिस्ट से इन्वेस्ट लेनी हो, एनेस्थेटिस्ट से फिटनेस लेनी हो,
लेकर के नेक्स्ट डे उसको ऑपरेट करते हैं। तो इस एक दिन में ही वो कोरोना का टेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि आजकल 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रिपोर्ट आ जाती है तो बाकी टेस्ट हो गए, फिटनेस हो गया, नेक्स्ट डे पेशेंट ऑपरेट हो जाते हैं। इवन कई बार तो हमने ऐसे भी किया है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी सैंपल लिया, हाँ, दोपहर में 2 बजे तक रिपोर्ट आ गई, दूसरे दिन सेम इवनिंग में उसको Same ऑपरेट भी कर दिया अगर जरूरत के हिसाब से। इससे मतलब तो- किसी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके कोविड से उसका बहुत डिले हो जाएगा या ज़्यादा समय का स्टे होगा, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर मलिक ने बताया कि 4 मैं कहता हूँ कि आपके बात कोविड की नहीं है, जो भी पेशेंट सर्जरी पे जाता है उसके हेपेटाइटिस बी भी चेक होता है, उसका HIV भी टेस्ट होता है। तो एक प्रोटोकॉल में एक टेस्ट और जुड़ गया, ब्लड सैंपल आज अगर HIV या हेपेटाइटिस बी का जाएगा वो भी 4-6 घंटे में रिपोर्ट आएगी आपके पास, ये भी 4-6 घंटे के अंदर आएगी। तो उसमें कोई किसी की सोचने की भी बात नहीं है कि साहब मेरे को कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से होगी। हाँ, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि अगर किसी पेशेंट को सस्पिशन है, कोई पेशेंट किसी के कांटेक्ट में रहा है या फिजिशियन कहता है कि नहीं इसके प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका सेकंड टेस्ट भी हम दोबारा कराते हैं, उसके बाद जो है उसको सर्जरी के लिए लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सर्जरी नहीं होगी, सर्जरी तो होएगी ही, ऐसा नहीं है। और अगर इमरजेंसी है किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई जना रप्चर लेके आ जाता है या कोई परफोरेशन हो गया या एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, या जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि स्ट्रैंगुलेशन भी हर्निया के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है या इमरजेंसी होती है, उस केस के अंदर ये जरूरी नहीं कि आपके इस प्रोटोकॉल में जाए, हो सकता है आपका सैंपल चले जाए, पर लाइफ सेविंग प्रोसीजर उस समय ही होगा। तो ये बिल्कुल भी मन में भ्रम नहीं रखें, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ के, मैं आपको हार्ट अटैक की बात करता हूँ, लोगों ने घर पे ही रह गए और वहीं पे उनका जीवन में काफ़ी सारी तकलीफें हो गई, केवल इस डर से कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो मेरा पता नहीं इलाज होगा या नहीं होगा। डॉक्टर मलिक, मैं चाहूँगा कि मैसेज के रूप में आप जो मैंने बात कही है एक बार आप भी कहेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस। एक बार इसका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के लिए मैं एक बार वो बता दूं कि हम एक्चुअली सैंपल लेकर के उसका भिजवा देते हैं, उसके सैंपल के रिजल्ट का वेट नहीं करते, उसको पॉजिटिव मानते हुए एक हमारे अलग से सेपरेट ओटी बना हुआ है, उसमें पूरा PPE पहन करके सारे स्टाफ की सुविधाओं का सबका ध्यान रखते हुए हम उसको ऑपरेट कर देते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको अगर लाइफ थ्रेटनिंग है हम रिजल्ट की वेट करें, एग्जाम पहले रिजल्ट आएगा तो ही हम ऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ओवरऑल मैसेज एक ही है कि हम कोरोना के टाइम पे हैं, जिस तरह से और वायरल डिजीजेस हैं ऐसे ही कोरोना की डिजीज़ है, ये भी वायरल डिजीज़ है और एकदम से ख़त्म नहीं होने वाली, हमें इसके साथ में ही जीना है, कोरोना के साथ में ही जीना है, कोरोना के साथ में ही रहना है। तो सारी प्रिकॉशंस को लेकर के हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी तरह का पेशेंट का कोई मिक्सिंग नहीं है कि सब कोरोना की ये पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है। पहली बात तो कि कोरोना कोई पॉजिटिव रहता नहीं है इस केस में हॉस्पिटल में कभी भी, अगर वो पॉजिटिव आता भी है तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उसको शिफ्ट कर दिया जाता है तुरंत ही। तो ऐसा कोई कोरोना का केस नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई इन हॉस्पिटल कोई कोरोना का ट्रांसफ़र नहीं हुआ किसी को इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें सेफ एक हम एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसलिए हम आपसे मैसेज यही है कि आप घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें। हॉस्पिटल आने से किसी प्रकार का आपको कोई कोरोना नहीं होने वाला। आप आएँ, अपनी बीमारी को दिखाएं, अपना इलाज करवाएं, अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए ऑपरेट करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर मलिक को ये ने बताई आपको, और मैं डॉक्टर मलिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।